12th biology, and we are discussing chapter 8, human health and disease. In the previous video, we have defined health is a state of complete physical, mental, social well-being. Health increases productivity, ensures longevity. Ways to ensure good health is balanced diet, personal hygiene, exercise, awareness about prevention, control of disease, proper waste disposal, vaccination, and diseases. Why they occur? Because of the innate deficiency or inheritable defects, infection. कोई innate deficiency है, inborn error है, या कोई ऐसे inheritance से आ गई प्रॉब्लम, तब आपको जेनेटिक रीजंस पे ऐसी बीमारी हो सकती है. सेडेंटरी लाइफस्टाइल, जंक फूड, कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल, ड्रग्स, उसकी वजह से भी बीमारी होती है. तो इस चैप्टर के लास्ट में ड्रग अब्यूज का स्पेशल सेक्शन इसीलिए जोड़ा है बिकॉज दे आर कॉजिंग डिजीजेस. पैथोजेनिक डिजीजेस के बारे में हमने पिछले वीडियो में रिकॉल किया था कि बैक्टीरियल डिजीजेस हैं जैसे निमोनिया एंड टाइफॉइड, वायरल डिजीज हैं जैसे कि आपका कॉमन कोल्ड, मलेरियल डिजीज का के बारे में डिस्कस किया था जो कि प्रोटोजोन डिजीज है. तो वो हमने वीडियो देखा था. अब हमारा यहाँ पर इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हैं सब डिजीजेस के. बैक्टीरियल डिजीजेस, pathogen salmonella typhi spread through contaminated food water. Site of infection is through the intestine में जाकर होगा and confirmatory test विडल टेस्ट से कंफर्म हो जाता है. अब निमोनिया की बात करें तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया से ये होता है. यहाँ पर नेम लिखा हुआ है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, hemophilus influenza, and these are the pathogens can cause pneumonia. निमोनिया के एयर रिलेटेड बीमारी है तो लंग्स को इन्फेक्ट करती है, एयर के थ्रू स्प्रेड होती है. कोई खांसता है, छींकता है जैसे निमोनिया, या फिर उसके बर्तन यूज करें तो उससे भी हो जाता है. एल्विलाइस में पानी से भर जाती हैं, डिफिकल्टी होती है ब्रीदिंग में. वायरल डिजीज कॉमन कोल्ड है, पैथोजन राइनोवायरस, साइट ऑफ इन्फेक्शन नोन एंड रेस्पिरेटरी पैसेज, ड्रॉपलेट से ही फैलता है. नेजल नाक इसमें बंद रहती है, हेडेक होता है, रेडनेस होती है. प्रोटोजोन डिजीज, मलेरिया, अमीबियोसिस. प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम नाम का प्लाज्मोडियम, वाइवैक्स प्लाज्मोडियम, फैल्सिपैरम प्लाज्मोडियम, मलेरिया, ये 3 की स्पीशीज है जिससे प्लाज्मोडियम से मलेरिया होता है. एंड सिम्टम्स हाई ग्रेड फीवर, चिल्स, ठंड लग के भी बुखार आता है. एनाफिलीज मस्कीटो से ट्रांसफर करता है एक जगह से दूसरी जगह. अमीबियासिस अमीबा की वजह से होती है. एंटमीबा हिस्टोलिएट्रिका इसका नाम है पैथोजन का. ये भी इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम करता है, कोलन में. और कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन, क्रैम्प, स्टूल्स, म्यूकस, रेड ब्लड क्लॉट्स, ये सब इससे होते हैं इन्फेक्शन. फंगल डिजीजेस, रिंगवॉर्म्स, जेनरा, माइकोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन, एपिडर्मोफाइटोन, 3 फंगस फंगल डिजीजेस करती हैं. ये इनके जेनरास लिखे हुए हैं, ट्राइकोफाइटोन, एपिडर्मोफाइटोन, एंड इनसे ये एक दूसरे के मटेरियल शेयर करने से फैलती हैं, माइक्रोस्पोरम. तो दीज फंगस स्प्रेड बाय कोम्स, क्लोथ्स, टॉवल्स. अगर ये किसी के पर्सनल यूज कर लिए, किसी को बीमारी है फंगस की, दूसरे को भी जाएगी. सिम्टम्स, अपीयरेंस ऑफ ड्राई स्केली लीजन इन द बॉडी पार्ट्स, इंटेंस इचिंग, बहुत ज़्यादा खुजली होगी इनमें और ड्राइनेस होगी. एस्केलियासिस पैथोजन राउंडवॉर्म, एस्केलिस से होने वाला वाटर वेजिटेबल. एंड symptoms, internal bleeding, muscular pain and fever, anemia, blockage of intestinal passage. Elephantiasis, filariasis, pathogen Vicariaria spread through the bite of the female mosquito vector. Symptom, chronic inflammation of organs. Organs में जाकर ही inflammation करता है, वहाँ grow करता है. Worm, Vicariaria. And life cycle of Plasmodium, वो 2 होस्ट की जरूरत है. जैसे हमने देखा था इसके कुछ स्टेजेस मच्छर में यानी एनाफिलीज मस्कीटो में होते हैं, और कुछ स्टेजेस इसके ह्यूमन के लीवर और ब्लड सेल्स. तो यहाँ पर इसकी लाइफ साइकिल शॉर्ट में आपको मेंशन करनी होगी. इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से. Plasmodium require 2 hosts to complete its life cycle. When female and a mosquito bites the healthy human being, it releases plasmodium which lives in its body as sporocyte. तो स्पोरोजाइट के फॉर्म में एंटर करता है, तो इन्फेक्टिव स्टेज स्पोरोजाइट हो गई.
ब्लड में आ जाते हैं स्पोरोसाइट और लीवर में चले जाते हैं सबसे पहले। सब लीवर में ग्रो करते हैं, वहां पर ये सेक्सुअली प्रोड्यूस करते हैं, फिर ब्लड में रिलीज हो जाते हैं एंड पैरासाइट एंटर द आरबीसी फर्दर मल्टीप्लाई फाइनली बस्ट आरबीसी। आरबीसी बहुत ब्रेक होंगे इस डिजीज में, तो ब्लड की अनीमिया देखा जाएगा, कमी देखी जाएगी। बस्टिंग ऑफ आरबीसी की वजह से एक हीमोजोन नाम का सब्सटेंस निकलता है जिससे फीवर और चिल होता है। In the RBC only, sporozoite change into gametocyte sexual stage, gametocytes multiply. RBC में gametocytes नाम के स्टेज इनकी बन जाती है और वो मल्टीप्लाई होती रहती है। अब बाद में दोबारा से डिजीज पर्सन को अगर फीना में रिलीज तक करे, बाइट करे उसको, उसका ब्लड सक करे, तो वहां पर वो वापस से गेमेटोसाइट स्टेज को ले लेती है, अपने फूड फीडिंग कर लेती है और वापस उसकी बॉडी में ये गैमेटोसाइट स्टेज जाकर फर्टिलाइजेशन हो जाता है एंड स्पोरोसाइट्स फर्टिलाइज हो जाते हैं। गैमेटोसाइट्स फर्टिलाइज्ड डेवलप इनटू इंटेस्टाइन ऑफ द मस्कीटो में फर्टिलाइज हो जाते हैं गैमेटोसाइट्स एंड देन इट विल डेवलप इनटू द स्पोरोसाइट्स आर स्टोर्ड इन द सेलेवरी ग्लैंड्स। सेलेवरी ग्लैंड्स में आ जाते हैं स्पोरोसाइट वापस से एक साइकिल शुरू करने के लिए। तो दिस इज द डायग्राम, यू कैन सी लीवर में कैसे ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस किया स्पोरोसाइट ने, फिर आरबीसी में रिप्रोड्यूस किया। दिस इज द सेक्सुअल प्रोडक्शन इन द लीवर सेल्स, दिस इज द सेक्सुअल प्रोडक्शन इन द आरबीसीज एंड देन द formation of gametocytes. Gametocytes are taken again by the mosquito and the mosquito is biting, and then in the intestine it's fertilization take place, you can see, and then the fertilized sporocyte again released will be in the salivary glands, and again it will bite, mosquito will bite, and the cycle will again continue. So this is the steps, you should remember these steps. These are the steps. Mature infected stage, where sporocytes escape from intestine and migrate to the mosquito salivary glands. Sporocytes are injected with a bite. इम्यूनिटी क्या होती है? व्हाट इज इम्यूनिटी? द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू फाइट द डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड इम्यूनिटी। हमारी बॉडी में डिजीज के ऑर्गेनिज्म से लड़ने की जो शक्ति होती है, दैट इज इम्यूनिटी होती है। वी फाइट फ्रॉम वेरियस डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। हमारे अंदर एक एबिलिटी बनी है, एक प्रॉपर्टी है बॉडी की कि वो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स में आए तो उससे फाइट कर सकता है। एंड ये एबिलिटी इम्यूनिटी है। टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी दो हैं, इनेट इम्यूनिटी जिसमें 4 तरह के बैरियर्स आते हैं, ये बर्थ से प्रेजेंट होती है, 4 काइंड्स ऑफ बैरियर्स में हैं। एंड दीज आर फिजिकल बैरियर, स्किन, जैसे हमारी स्किन कोई भी ऑर्गेनिज्म को अंदर नहीं आने देती और फिजिकल बैरियर कहलाती है। म्यूकस कोटिंग हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, यूरिनरी ट्रैक्ट, ये माइक्रोब्स को अंदर नहीं आने देते। फिजियोलॉजिकल बैरियर, एसिड इन द स्टमक, सलाइवा इन द माउथ, टीयर्स फ्रॉम आईज, ये सब हमारे फिजियोलॉजिकल बैरियर से रिएक्शन हमारी बॉडी में होते हैं, इनकी वजह से माइक्रोब्स नहीं आ पाते, माइक्रोब्स किल हो जाते हैं। तो टीयर्स में भी ऐसी एंजाइम होती है, सलाइवा में भी ऐसी एंजाइम है जो कि बैक्टीरिया की सेलों को खत्म करती हैं। सेलुलर बैरियर्स, ब्लड के अंदर व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियोल्यूकोसाइट्स हैं, मोनोसाइट्स हैं, ऐसे मैक्रोफेजिस टिश्यूज हैं, सेल्स हैं जो कि इन्फेक्टिव ऑर्गेनिजम्स को बाहर से और माइक्रोब्स को खा लेते हैं, किल कर देते हैं। साइटोकाइन बैरियर है जो कि स्पेशल ऐसे प्रोटीन्स हैं, इंटरफेरॉन्स नाम के प्रोटीन्स जो सिक्रीट किए जाते हैं, वायरस इन्फेक्टेड सेल्स इन्हें रिलीज करते हैं, जो आसपास एंटीवायरल स्टेट बना देता है और फर्दर वायरल इन्फेक्शन से बचाता है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी वहीं पर दूसरी इम्यूनिटी है जो कि सीखी हुई इम्यूनिटी है, विच वी आर हैव लर्न फ्रॉम आवर इंटरैक्शंस विद द माइक्रोब्स, एंड इसकी मेमोरी बेस्ड इम्यूनिटी है। ये पैथोजन का जब हमने अटैक इनकाउंटर किया, हमने उसके लिए रिस्पॉन्स दिया, तो हमारे अंदर एक मेमोरी सेल्स बने, वाइट ब्लड सेल्स ऐसे बने जो उन अटैक को रिमेंबर रखेंगे और अगली बार अगर सेम पैथोजन आया तो वो रेडी रहेंगे।
तो ऐसी इम्यूनिटी जो हमें एक्वायर्ड की है, दैट इज प्रोड्यूस इन द रिस्पॉन्स टू एनकाउंटर ऑफ पैथोजन, and it has memories acquired immunity. When a pathogen for first time infect the person, low intensity की बनेगी, immune response generate होगा and इसको primary response कहेंगे. जब वापस यही पैथोजन आएगा तो intensified immune response बनेगा. And acquired immunity involves two type of cells, B cells and T lymphocyte cells. Acquired immunity में दो तरह के cells होंगे. B lymphocyte cells secrete protein called antibodies in response to the pathogens. Antibodies are specialized protein with 4 peptides. एंटीबॉडी बनाने वाले सेल्स बी सेल्स हैं और एंटीबॉडीज का स्ट्रक्चर बताया है यहाँ पर, 2 है लाइट एंड 2 हैवी चेन्स, इसीलिए उसको फॉर्मूला H2L2 हो गया. टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज बताई IgA, IgM, IgG एंड IgE. एंड ये इनका रिस्पॉन्स एंटीबॉडी मीडिएटेड रिस्पॉन्स, ह्यूमरल रिस्पॉन्स भी कहलाता है. T lymphocytes, they help B cells to produce antibodies, generate cell mediated immune responses, and this response helps the body to differentiate between self and non-self. Occurs in the case of graft rejection. तो ये graft rejection में help करता है, मतलब इसको कंट्रोल करने वाला कोई ग्राफ्ट हो, किसी को कोई ट्रांसप्लांट है, कोई और डोनर से कोई हम पार्ट लगा रहे हैं, कुछ ग्राफ्ट लगा रहे हैं, देन उसको इम्यून सिस्टम क्या समझता है, नॉन सेल्फ. तो नॉन सेल्फ और सेल्फ से के अपोजिट में जो इम्यूनिटी बनती है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, वो टी सेल्स के थ्रू कराई जाती है. ये अगर ज्यादा मैच करता है ग्राफ्ट तो उसे एक्सेप्ट करता है, अदरवाइज ये ग्राफ्ट को रिजेक्ट भी करते हैं. वहां पर अब हम आगे देखें डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी, इनके बीच में क्या डिफरेंस है. एक्टिव इम्यूनिटी, इट इज नेचुरली एक्वायर्ड इम्यूनिटी प्रोड्यूस्ड इन द होस्ट बॉडी इन रिस्पॉन्स टू एंटीजन. ये हम जब अटैक, हमें किसी ने फॉरेन ऑर्गेनिज्म ने, किसी बैक्टीरिया, वायरस, फंगस ने हमारे अंदर अटैक किया तो हमने उसके खिलाफ लड़ाई करके उसको मारा, तो वो हमारी नेचुरल एक्वायर्ड इम्यूनिटी बन गई. एंड इम्यूनाइजेशन ऑफ द बॉडी नेचुरली गेटिंग इम्यून टू अ माइक्रो. और इम्यूनाइजेशन या तो हमने वैक्सीन्स ली, जैसे अभी हमने वैक्सीन्स ली हैं कोरोना के लिए, तो हमारे अंदर जो इम्यूनिटी बन रही है वो एक्टिव इम्यूनिटी बनेगी. वैक्सीन के लिए हमने मेमोरी डेवलप करी होगी और इससे हम ओरिजिनल वायरस से अटैक से बच सकें. पैसिव इम्यूनिटी वहां पर क्या होती है, एंटीबॉडीज जो प्रोवाइडेड टू एन इंडिविजुअल प्रोटेक्ट अगेंस्ट फॉरेन एजेंट्स. फॉरेन एजेंट से बचने के लिए बनी बनाई एंटीबॉडीज अगर हमारे अंदर इंजेक्ट की जाती हैं, जैसे आपने देखा होगा कि केसेस आते हैं कि किसी को स्नेक बाइट हुआ है, तो स्नेक बाइट का एक एंटीबॉडी का एक सॉल्यूशन, उसी स्नेक के पॉइजन का एंटी वेनम दिया जाता है, जो जल्दी से उस जो पॉइजन है उसको लॉक कर सके, उसको ब्लॉक कर सके एंड वो इंडिविजुअल की जान बच सके. इमरजेंसी ड्रग में ये दिया जाता है. एंटीबॉडीज तुरंत उसको शॉट की जाती हैं जिससे कि तो उसके अंदर क्या हो जाता है, उसके अंदर बच जाता है वो इंसान अगर उसको सही टाइम पे एंटीवेनम लगा दे. कोलेस्ट्रॉम, वहीं पर मदर के मिल्क में एक कोलेस्ट्रॉम जैसा स्ट्रक्चर होता है जो एंटीबॉडीज की वजह से, वो गाढ़ा पीला दूध होता है, उसको अगर पिए बच्चा जब वो पैदा होता है तो क्या हो जाता है, उसको इम्यूनिटी मिल जाती है, क्योंकि माँ के दूध में भी IgA एंटीबॉडी होती है, फीटस के लिए जरूरी है. मदर थ्रू प्लासेंटा कुछ ऐसी एंटीबॉडीज भी IgG जो मदर के प्लासेंटा से भी बच्चे में चली जाती हैं. हाउ डज वैक्सीनेशन हेल्प. वैक्सीन्स आर नथिंग बट इनएक्टिवेटेड पैथोजेंस. वैक्सीन्स के अंदर वीक पैथोजेंस ही हैं, एक तरह से हम उनको क्या कर रहे हैं, किसी और ऑर्गेनिज्म में डाल रहे हैं जिससे कि उसके अंदर इम्यूनिटी बन सके, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स होगा, एंटीबॉडीज बनेंगी पैथोजन की, मेमोरी B और T सेल्स बनेंगे. और अभी पैथोजन अटैक करेगा अगर रियल पैथोजन, तो वो मेमोरी B और T सेल्स जो बनी है उनसे पैथोजन मारा जा सके. तो इस तरह की वैक्सीनेशन हेल्प करती है. प्रॉब्लम्स ऑफ इम्यून सिस्टम, एलर्जीज, कुछ इम्यून सिस्टम की वजह से प्रॉब्लम्स भी होने लगती है. इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो तो एलर्जी होने लगती है, एक्सैजरेटेड इम्यून रिस्पॉन्स होने लगता
सकता है, कुछ एंटीजन का प्रेजेंस इन द एनवायरनमेंट, allergen substances in the response to which allergies produce dust, pollen, इनसे हम लोग ज़्यादा प्रोन हो जाते हैं। अगर हम एलर्जी, जैसे किसी को किसी फ्लावर से, पर्टिकुलर फ्लावर, किसी को किसी पर्टिकुलर फ्रूट से एलर्जी, खाने की चीज या फिर डस्ट से कॉमनली सबको एलर्जी होती है। तो अगर हम इसको देखें तो ये क्या है, दिस इज द ओवर एक्टिव रिस्पॉन्स ऑफ द इम्यून सिस्टम। नॉर्मल चीजों के लिए एलर्जी होने लगेगी तो एलर्जी एक प्रॉब्लम की तरफ सामने आती है इम्यून सिस्टम के। एंड इस स्नीजिंग, इसके सिम्टम्स, वाटरी आई, सभी को कभी ना कभी ये एक्सपीरियंस हुआ होगा। एंड डिफिकल्टी, सांस भी नहीं ली जाती सही से। एलर्जी टेस्ट क्या है, पेशेंट इज इंजेक्टेड विद स्मॉल डोज ऑफ, एलर्जी का टेस्ट भी करा जा सकता है। अलग अलग चीज़ों को थोड़ा सा डोज, वेरी लाइट डोज देकर देखा जाएगा कि किससे वो रिएक्शन वो कर रहा है, उसी चीज़ से उसे फिर बचना पड़ेगा। Then antihistamine, adrenalines and steroid may be given so that इसको देने से एलर्जी कंट्रोल हो जाती है। ऑटो इम्यूनिटी क्या है? ऑटो इम्यूनिटी, बॉडी जनरेट इम्यून रिस्पॉन्स अगेंस्ट इट्स ओन सेल्स। अपनी ही सेल्स के लिए अगर कोई बॉडी इम्यून रिस्पॉन्स शो कर रही है तो ऑटो इम्यूनिटी हो गई। रीजन क्या है? जेनेटिक प्रॉब्लम हो सकती है, किसी भी रीजन, कोई भी कारण हो सकता है उसका, और पता नहीं एग्जैक्ट कारण क्या होता है ऐसा। एन एग्जाम्पल, रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक ऑटो इम्यून डिजीज है। Human immune system lymphoid organs are of two types: primary lymphoid organ, secondary lymphoid organ. Primary lymphoid organ of bone marrows and thymus, thus are immature। यहाँ पर immature lymphocyte differentiate होते हैं और एंटीजन सेंसिटिव lymphocyte बन जाते हैं। बोन मैरो तो एक ऐसा पार्ट है जहाँ पर सारे ही इम्पोर्टेंट ब्लड के सेल सारे ही हमारे बनते हैं। एंड उसको उसमें से मेनली बी लिम्फोसाइट्स, बी से बोन मैरो, बी से बी लिम्फोसाइट्स क्या है, वहां पर बनते भी हैं और मेच्योर भी होते हैं। थाइमस पर दूसरा प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है जिसमें जो लिम्फोसाइट्स टी वाले भी बोन मैरो में बने थे वो ट्रांसपोर्ट होकर आते हैं थाइमस में मैच्योर होने के लिए। तो टी फॉर थाइमस, टी फॉर टी लिम्फोसाइट्स। तो यहाँ पर टी लिम्फोसाइट्स आकर मैच्योर होने के लिए दे विल कम इन द थाइमस फॉर मैच्योरिंग। सेकेंडरी लिम्फोसाइट्स, ऐसे सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स वो हैं जहां पर दोनों जो मैच्योर हो चुके टी और बी सेल्स, ये एक तरह के वाइट ब्लड सेल्स हैं। लिम्फोसाइट जो लिम्फ के फ्लूइड में भी मूव करते रहते हैं और ऐसे लिम्फोइड ऑर्गन्स में भी हमें पैथोजन से बचाने के, पैथोजन को ट्रैप करने का काम करते हैं। स्प्लीन एक हमारा सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है। लिम्फ नोड्स, टॉन्सिल्स, पेयर्स पैचेस, अपेंडिक्स, दीज आर ऑल सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। जहां पर स्प्लीन एक लार्ज बीन शेप ऑर्गन है जिसके अंदर लिम्फोसाइट्स, फैगोसाइट्स, और ये फिल्टर की तरह भी काम करता है। lymph nodes located at points throughout the immune system, they trap antigen present in the lymph or tissue fluid, and these antigen cause activation of lymphocytes and generation of immune response. तो lymph nodes small structures हैं पीस की तरह, और वो they are just having large number of T and cells and B cells that trap the antigen which are moving in the lymph, present in the lymph tissue fluid, and ये antigen फिर इन lymphocytes के थ्रू ट्रैप होके वहां किल होते हैं और इससे इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होता है। माल्ट क्या है? म्यूकोजल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, लाइंस मेजर ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव, ड्रेनेज, जेनिटल ट्रैक्ट एंड 50% लिम्फोइड टिश्यू है माल्ट। एड्स और कैंसर की बात अगर करें तो एड्स एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम है, इसकी फुल फॉर्म है एड्स की। ये HIV नाम के वायरस से होता है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस।
जो कि एक रेट्रोवायरस है, आरएनए वायरस है। ट्रांसमिशन एचआईवी का होता है सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू। किसी एचआईवी पॉजिटिव पर्सन से हम किसी ने सेक्सुअल कांटेक्ट बना लिया तो उसको हो सकता है। एंड देन the AIDS is also transferred from the infected mother to its child, and which is inside the mother, infected mother through placenta ये ट्रांसफर हो सकता है। टाइम लैग क्या है इन्फेक्शन होने के सिम्टम्स आने में? 5 से 10 साल लगते हैं। हाउ डज एड्स इन्फेक्शन स्प्रेड? एड्स का इन्फेक्शन कैसे स्प्रेड होता है? एंटर द मैक्रोफेजेस, मैक्रोफेजेस में सबसे पहले ये वायरस जाता है एंड वहाँ से उसके बाद ये वायरस रेप्लिकेट होता है। वायरस आरएनए वायरस है तो ये पहले अपने आप को डीएनए में कन्वर्ट करता है, डीएनए वायरस में कन्वर्ट करता है एंड डीएनए वायरस में कन्वर्ट करने के बाद इट incorporated into host DNA and subsequently new viral particles are produced. अपना डीएनए ये होस्ट के डीएनए में मैच कर देता है, पेस्ट कर देता है और फिर नए वायरस पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं, प्रोड्यूस हो जाते हैं। देन ये नए जो वायरस आए वो अब नए मैक्रोफेजेस को इन्फेक्ट कर लेते हैं। तो ये डायग्राम आपको एनसीईआरटी में भी मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो एड्स की रेट्रोवायरस की लाइफ साइकिल है, वायरल कोड प्रोटीन और अंदर उसका आरएनए। तो ये रेट्रोवायरस है। वायरस नॉर्मल सेल में इन्फेक्ट करने वाला है अभी। यहाँ पर ये भी अटैच हुआ, नॉर्मल सेल यहाँ पर रेक्टेंगल बॉक्स की तरह दिखा रखा है एंड इस नॉर्मल सेल में यहाँ पर न्यूक्लियस दिखा रखा है। अब आपको ध्यान देना है कि इसके अंदर इसका वायरल का आरएनए गया सबसे पहले स्टेप में और ये आरएनए फिर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से वायरल के डीएनए में कन्वर्ट हुआ। वायरल का डीएनए ने फिर वायरल के होस्ट सेल जिसके अंदर ये गया मैक्रोफेज सेल के डीएनए में अपने आप को पेस्ट करेगा। The DNA will be pasted, आरएनए का वायरस डीएनए में जो चेंज हुआ था वो यहाँ पर जाकर पेस्ट हो जाएगा किसी एक जगह। न्यू वायरल आरएनए विल बी प्रोड्यूस्ड। ये जब अपनी ट्रांसक्रिप्शन करेगा अब ये डीएनए तो ये नए नए वायरल के आरएनए बनाता जाएगा जो पैक होते जाएंगे और नए वायरसेस बनते जाएंगे, ये रिलीज होंगे तो ये नए सेल्स में इन्फेक्शन करने के एबल। तो इन्फेक्टेड सेल कैन सर्वाइव एंड व्हाइल वायरस आर बीइंग रेप्लिकेटेड एंड रिलीज्ड। सेल ऐसा भी हो सकता है एक फैक्ट्री की तरह काम कर रहा है, इसमें नए नए वायरस बना के ये बाहर भेजता जा रहा है और इन्फेक्टेड सेल वैसा का वैसा ही है। एंड आगे हम देखते हैं macrophages which are virtually becoming factory, HIV factory, therefore HIV enter helper T cells replicate। थोड़ी देर बाद HIV जो है वो वहां से निकलकर टी लिम्फोसाइट्स में आ जाता है और वहां पर वो प्रोजेनिस प्रोड्यूस करता है, प्रोजेनिस रिलीज होती हैं एंड देन इवन इन्फेक्शंस टी लिम्फोसाइट्स का नंबर कम होने लगता है, इतना कम होने लगता है कि पर्सन वीक हो जाता है। इवन इन्फेक्शन could be overcome easily, start aggravating। जो इन्फेक्शन पहले आसानी से सही होते थे अब नहीं हो पाते, पर्सन वीक होता जाता है। इवन इन्फेक्शन स्मॉल इन्फेक्शन बड़े इन्फेक्शन होने लगते हैं एंड ट्रीटमेंट नो परमानेंट क्योर। एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी कैन प्रोलॉन्ग द लाइफ ऑफ द पेशेंट। प्रिवेंशन ऑफ द एड्स इज ensuring the disposable syringe यूज हो, स्क्रीनिंग ब्लड फ्रॉम ब्लड बैंक से जो ब्लड हम ले रहे हैं वो बिल्कुल हमारा नेगेटिव हो हर तरह से, उसमें कोई भी HIV का नेगेटिव स्टेटस होना चाहिए उसका। एंड एडवोकेटिंग सेफ सेक्स ओनली सिंगल पार्टनर्स सेक्स एडवोकेट को काउंसिल करना एंड विद द physical barrier method also। and NACO is National AIDS Control Organization। many NGOs are doing a lot to create awareness among people। तो जो ये कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है, इट्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, इसे बहुत सारे NGOs इसको इसके लिए अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। पीपल ये इनका काम है जनरल पीपल में अवेयरनेस क्रिएट कराना एड्स के बारे में। द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कैंसर इज ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन।
नॉर्मल सेल्स की प्रॉपर्टी है कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की, स्टॉप हो जाना अपना ग्रोथ को किसी और सेल के कॉन्टैक्ट में, पर कैंसर सेल ये प्रॉपर्टी खो देते हैं। नेक्स्ट, एज अ रिजल्ट कैंसर सेल डिवाइड कंटिन्यूअसली, तो ट्यूमर्स बन जाते हैं। ट्यूमर्स होता है कि बिनाइन एंड मैलिग्नेंट। दिस एग्जिबिट मेटास्टेसिस, ये सेल वहां से टूटते हैं अपनी ओरिजिनल जगह से और दूसरी जगह, दूर दूर की जगह पे, डिस्टेंट साइड पे जाते जाते हैं और ट्यूमर सब जगह बनते रहते हैं। मैलिग्नेंट ट्यूमर्स रिप्रेजेंट कैंसर सेल एक्टिवली डिवाइड। मैलिग्नेंट ट्यूमर कैंसर है, एक्टिवली डिवाइडिंग है, ये नॉर्मल सेल्स को भी न्यूट्रिएंट नहीं लेंगे। कॉजेज क्या है? कार्सिनोजेंस, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, तीनों तरीके के हो सकते हैं कैंसर कॉजिंग एजेंट्स। एग्जाम्पल है अनाइजिंग रेडिएशन का, एक्सरे, गामा रेज, नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन, यूवी, ये कैंसर करती हैं। ऑन्कोजेनिक कैंसर कॉजिंग वायरसेस, दे हैव वायरल ऑन्कोजीन्स and sometimes normal genes in our body are called proto-oncogenes, get converted into cellular oncogenes. प्रोटो-ऑन्कोजीन्स हमारी बॉडी में किसी भी वायरस के अटैक की वजह से या किसी जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से सेलुलर ऑन्कोजीन में कन्वर्ट हो जाती हैं। डायग्नोसिंग द कैंसर, बायोप्सी, हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज। बायोप्सी कैसी होती है? टिश्यू को कट करके छोटी पतली सी थिन से थिन स्लाइड बनाकर माइक्रोस्कोप में कंपेयर करें। कैंसरस सेल होगा तो उसमें हमें सारी चीजें थोड़ी सी डिफरेंट दिखेंगी देन द नॉर्मल सेल। रेडियोग्राफी, सीटी स्कैन करना, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग करना, सीटी स्कैन में 3D इमेज लेना, ठीक है, उससे हमें क्या मिल सकते हैं? इंटरनल ऑर्गन्स की हम कैंसर डिटेक्ट करने में हेल्प करेगा। MRI स्कैन पैथोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल चेंजेस जो है लिविंग टिश्यू के डिटेक्ट कर सकते हैं। मैग्नेटिक immunological and molecular biological diagnostic technique can be used to detect cancers. Identifying certain genes which make an individual susceptible to cancer can help to prevent the cancer. ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी 3 होती हैं। एंड द ट्यूमर सेल्स आर इरेडिएटेड टू डेथ, उनको रेडिएशन देकर उन्हें मार दिया जाता है, तो वो आपका रेडिएशन थेरेपी है। कीमोथेरेपी में ड्रग स्पेसिफिक पर्टिकुलर टू द ट्यूमर्स, ऐसे ड्रग दिए जाते हैं जो ट्यूमर वाले सेल को किल करेंगे एंड इससे कैंसर मर जाता है। दे हैव साइड इफेक्ट्स सच एज हेयर लॉस, एनीमिया हो जाता है इनसे। इम्यूनोथेरेपी में बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर सच एज अल्फा इंटरफेरॉन्स आर यूज्ड टू एक्टिवेट द इम्यून सिस्टम ऑफ द पेशेंट टू हेल्प इन डिस्ट्रॉइंग द ट्यूमर्स। सो यहाँ पर अब हम यहाँ पर एक पावर पॉइंट के थ्रू देखते हैं, कुछ डायग्राम्स देखते हैं कैंसर सेल्स के, और उससे हम डिस्कस करते हैं कि कैंसर के ये जो अभी हमने इससे पढ़ा, इसी से रिलेटेड हम एक डायग्राम से इसको अब समझते हैं। गुड मॉर्निंग क्लास, this is class 12th biology and this is the video is related to the biological agents and it is the chapter 8 human health and diseases, जिसमें हम कैंसर का पार्ट यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो कौन सी ऐसी चीजें होती हैं, कौन से ऐसे बायोलॉजिकल कॉजेज होते हैं जिनकी वजह से कैंसर हो सकता है? तो कैंसर यहाँ पर होता है ऑन्कोजेनिक वायरसेस की वजह से, जिसे बोलते हैं ऐसे वायरस जो ऑन्कोजेनिक है। ऑन्को मीन्स कैंसर कॉजिंग, ऑन्कोजेनिक, onco word is related to cancer and genic mean generating virus have a viral oncogenes। उन वायरसेस के अंदर ऐसी जीन होती हैं जिनको बोलते हैं वायरल oncogenes। it induces transformation of neoplastic cells, ये न्यूप्लास्टिक सेल्स का ट्रांसफॉर्मेशन कराते हैं ये जीन्स, यानी कि नियोप्लाज्म बनाने वाली जीन्स। नियोप्लाज्म क्या होता है? is the new blood tissue formation, blood vessels formation at the site of cancer. Cellular oncogenes, C-onc or proto-oncogenes in normal cells when activated lead to oncogenic transformation of normal cells. तो सेलुलर ऑन्कोजीन्स जो होती हैं C-onc जीन्स, वो या फिर प्रोटो-ऑन्कोजीन्स जो कि प्राइमरी ऑन्कोजीन्स हैं, यानी कि अभी वो कैंसर कॉजिंग नहीं है, ये नॉर्मल सेल्स की जीन है, जब ये एक्टिवेट हो जाती हैं
किसी भी वायरस के थ्रू, तो ये ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन में बदल जाती है। विच इज लैक्ड अ कैंसरस सेल, और वो कुछ ऐसी प्रॉपर्टी शो करने लगते हैं वो टिश्यूज जिनमें जीन ऑन हो गई हैं, जो नॉर्मल सेल कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी शो करते हैं वो खो देते हैं कैंसर सेल्स। वो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ करते हैं। नॉर्मल सेल्स कंट्रोल ग्रोथ ही करते हैं, एक लेयर में मोनो लेयर बनाने के बाद दे स्टॉप डिवाइडिंग। बट जो कैंसर सेल्स हैं वो लेयर अपर लेयर डबल होते जाते हैं और ये कैंसरस बनते जाते हैं। Small cytoplasm, multiple nucleus, multiple and large nuclei, coarse chromatin. जब ट्यूमर बन रहा है तो आप देख रहे हो यहाँ पे कितने सारे सेल्स हैं, कैंसर डिवाइडिंग सेल्स हैं, और यहाँ पर एक ट्यूमर सा बन गया है। दिस इज द डायग्राम विच यू कैन ऑल्सो शो। यहाँ नॉर्मल सेल्स है सिंगल लेयर में साइड्स में, और फिर वहाँ पर ट्यूमर बन रहा है। टाइप्स ऑफ ट्यूमर दो तरीके के हैं। बिनाइन ट्यूमर नॉर्मली जो एक ही एरियाज पे रहता है, फैलता नहीं है, लोकेशन से दूर नहीं जाता, वो बिनाइन ट्यूमर है और इससे नुकसान भी कम होता है। मैलिग्नेंट ट्यूमर ये मास है प्रोलिफरेटिंग सेल्स का, जिसको नियोप्लास्टिक और ट्यूमर सेल्स कहते हैं, और ये जो सेल्स हैं ये बहुत जल्दी जल्दी ग्रो होते हैं। ये दूसरे डैमेज टिश्यूज, सराउंडिंग टिश्यूज को भी इंगेज करके डैमेज कर देते हैं। हेल्दी टिश्यूज में भी ये मूव कर सकते हैं। सेल एक्टिवली डिवाइड एंड ग्रो, दे आल्सो स्टार्ट द नॉर्मल सेल्स। जो नॉर्मल सेल्स है उन्हें भी, उनके भी न्यूट्रिशन खुद दे लेते हैं। कैंसरस सेल एस्केप फ्रॉम द साइट ऑफ ओरिजिन एंड मूव टू डिस्टेंट प्लेसेस बाय ब्लड। ब्लड की मदद से कैंसर सेल एक जगह से दूसरी सेल चले जाते हैं एंड नॉर्मल सेल को भी इन्फेक्ट कर देते हैं। इनके रिमूवल कैसे हो सकते हैं? इनका सर्जरी के थ्रू रिमूवल हो सकता है कैंसर्स का, वहाँ से कट करके उन्हें अलग करके और फिर उसको सील देना और उसको प्रॉपरली सील कर देना, या रेडियोथेरेपी कर सकते हैं। रेडिएशंस, कुछ ऐसी स्ट्रॉन्ग रेडिएशंस हैं लाइट की जिनको कैंसरस सेल्स के पर्टिकुलर एरिया पे डालना, जिससे कैंसर सेल्स मर जाए। कीमोथेरेपी से दवाइयाँ देना, जिससे एंटी कैंसरस एजेंट की वजह से वो ड्रग्स उनको मारते कैंसर सेल्स। Piece of suspected tissue cut into thin section and examined under microscope histopathological study। फिर टेस्ट करने के लिए बायोप्सी की जाती है। तो पहले पॉइंट में बायोप्सी दी हुई है, स्लाइड बना के कैंसरस टिश्यू की देखना माइक्रोस्कोप से, एक्सरे, सीटी, कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी करना, सीटी स्कैन करना, उससे हमें 3 डायमेंशनल इमेज इंटरनल ऑर्गन की मिलती है जिससे हम कैंसर पकड़ सकते हैं। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, एमआरआईज, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन से हम अगर कोई कहीं पर ट्यूमर है उसे पकड़ सकते हैं। अगेंस्ट कैंसर स्पेसिफिक एजेंट्स हम कुछ ऐसी डिटेक्शन कर सकते हैं। रेडिएशन थेरेपी, रेडियोथेरेपी, ट्यूमर्स आर इरेडिएटेड लीथली, टेकिंग प्रॉपर केयर ऑफ नॉर्मल टिश्यू की केयर करते हुए उनको रेडिएशन से रिमूव करना। So this is the short video which was related to the cancer treatment, cancer properties, and now I'm ending this session here.